केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देवघर जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र का किया शिलान्यास। विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रांची में बजट पर चर्चा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इस बार के बजट की विशेषताएं बताई। अमृतकाल के बजट को बताया सर्व कल्याणकारी। रामगढ़ उपचुनाव के सिलसिले में आजसू पार्टी की एनडीए समर्थित उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने नामांकन भरा। कांग्रेस ने बचन महतो को बनाया उम्मीदवार। और निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने जमानत अवधि पूरी होने के बाद किया सरेंडर, भेजी गई जेल। बेटी के इलाज के लिए 4 जनवरी को मिली थी 1 माह की अंतरिम जमानत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर महालेख के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। जयपुर महाखेल का आयोजन लोकसभा सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा साल 2017 से किया जा रहा है। आगामी 6 फरवरी को प्रधानमंत्री बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। साथ ही तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर कारखाना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज देवघर जिला अंतर्गत जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी। देवघर जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे न केवल झारखंड बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी लाभ होगा। किसानों को नैनो तरल यूरिया के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा कि यह कई मायनों में रासायनिक खाद से बेहतर है। रासायनिक खाद से जहां जमीन पत्थर की तरह हो जाती है, वहीं नैनो तरल यूरिया धरती माता के संरक्षण के लिए भी बेहतर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह गर्व और गौरव की बात है कि इफ्को ने पहली बार तरल यूरिया बनाया है। आज पूरी दुनिया में सबसे पहले इफ्को ने नैनो यूरिया बनाया। ये भारत के लिए तो गौरव की बात है ही, परंतु पूरे सहकारिता क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात है कि किसानों की सहकारिता से बनी इफ्को ने दुनिया का सबसे पहला नैनो यूरिया इजाद भी किया, बनाया भी और अब डीएपी की ओर भी आगे बढ़ रहे। इस दौरान सहकारिता क्षेत्र की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस क्षेत्र को दमदार बनाने के लिए केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। इस बार के बजट में भी सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नई सहकारी समितियों को अब 15% कम कॉरपोरेट कर की दर का लाभ मिलेगा। देश भर में तहसील स्तर पर 2000 से 5000 क्षमता भंडारण के गोदाम बनाए जाएंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि बजट में हमने घोषणा की है, मोदी जी जो योजना लेकर आए हैं वो विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव अन्न भंडारण योजना होगी। विश्व के किसी भी देश इतनी बड़ी क्षमता वाला अन्न भंडारण नहीं होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पैक्स को और अधिक जनोपयोगी बनाने पर बल देते हुए कहा कि इन्हें कम्युनिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पर नागरिकों को कई सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। 5 साल में 2 लाख मल्टी डायमेंशन पैक्स का पंजीकरण होगा। अपना 7 बार 8 का दाखिला लेना है तो पैक्स से मिल जाएगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट पैक्स से मिल जाएगा, जन्म की और मृत्यु की रजिस्ट्रेशन पैक्स पर ही हो जाएगी, एयर टिकट पैक्स पर बुक कर पाओगे आप, ट्रेन का रजिस्ट्रेशन टिकट बुकिंग पैक्स पर हो जाएगा। वहीं पर गांव में अगर बैंक नहीं है तो आपके बैंक अकाउंट से पैक्स से ही आप पैसा उठा पाओगे। इस मौके पर इफ्को के कई अधिकारी समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज देवघर में पार्टी के विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और राज्य की मौजूदा हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।
देवघर में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मौजूदा हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए इसे देश की भ्रष्टतम सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले आम चुनाव में पार्टी को राजमहल संसदीय क्षेत्र में जीत नहीं मिली थी, लेकिन साल 2024 के आम चुनाव में भाजपा झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बच्चों को गलत रास्ते पर चढ़ाकर बहुत बड़े अपराध हुए। भारत सरकार ने साइबर क्राइम के लिए जितनी भी मदद देनी चाहिए, हेमंत बाबू के कान में गुहार पड़ती ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है भाई, मत करिए। चुनाव आने वाला है 2024 में 14 की 14 सीटें और बाद में विधानसभा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विकास के मुद्दों पर हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि संथाल परगना के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कई काम किए हैं, जबकि हेमंत सरकार ऐसा कोई दावा नहीं कर सकती। लोगों से हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार जनजातीय समुदाय की बेटियों की रक्षा में विफल साबित हुई है। साथ ही यह सरकार संथाल परगना की डेमोग्राफी भी बदल रही है। झारखंड के कई जिलों में आदिवासियों की संख्या घट रही है। वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको हेमंत बाबू, ये जो आप कर रहे हो उसको पूरा झारखंड के पिछड़े वर्ग का हर युवा समझता है, हर बच्ची समझती है, आदिवासी भी इसको समझते हैं। और साहेबगंज, बांकुड़ा, गोंडा, दुमका और जामताड़ा के अंदर आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। केंद्रीय बजट की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि अमृतकाल का यह बजट गरीबों का बजट है, जिससे उनकी सुविधाओं में विस्तार होगा। केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 7 लाख रुपए तक की आय में टैक्स को छूट प्रदान की है। एकलव्य मॉडल विद्यालयों में 38,000 शिक्षकों की बहाली होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीब, आदिवासी, पिछड़ों और दलितों के हित केंद्र सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। मेरे आदिवासी भाइयों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और इस देश में 80 करोड़ लोगों को और 1 साल तक मुफ्त में अनाज देने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में जामताड़ा और देवघर में साइबर अपराधों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। बूढ़ा पहाड़ जैसे क्षेत्र नक्सलियों से मुक्त करा लिए गए हैं। सालों से त्रस्त, उग्रवाद से त्रस्त, नक्सलियों से त्रस्त झारखंड को मुक्त कराने का काम किया। बूढ़ा पहाड़, पूरा लोहरदगा और कई सारे क्षेत्रों को झारखंड के नक्सलवाद से मुक्त किया है और बिहार के चक्रबंधा को भी मुक्त करने का काम मोदी जी ने किया है। गौरतलब है कि मिशन 2024 के मद्देनजर इससे पहले श्री शाह ने चाईबासा में 7 जनवरी को विजय संकल्प रैली को संबोधित किया था। संथाल परगना में लोकसभा की 3 सीटें हैं। 2 सीटों पर भाजपा फिलहाल काबिज है, लेकिन राजमहल की 1 सीट पिछले आम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में चली गई थी। भाजपा की यह कोशिश है कि संथाल की तीनों सीटों पर कमल खिले, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत हो सके। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इससे पहले उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की तथा देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। बाद में श्री शाह ने रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में शिरकत की और समारोह को संबोधित किया। प्रसारित और स्वीकृति देने का काम किया। सनातन धर्म के समग्र ब्रह्मांड के कल्याण के विचार को दिग दिगंत तक
गांधी जी ने पहुंचाने का काम किया और उसी आदर्शों से बनी हुई रामकृष्ण मिशन ने, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आजादी के बाद के कालखंड में रामकृष्ण मिशन से, इसके विद्यालय से निकले हुए विद्यार्थियों ने भारत निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसमें कोई संशय मेरे मन में नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मुंबई में वार्षिक आम बजट के हितधारकों के साथ बैठक की और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था को सरल बनाना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर बढ़ती जा रही है। I just want to give a little bit of an introduction to the way in which we look at taxation. In this specific case, tax is being levied on annual premium, which is over a certain number. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू में बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग का बजट है तथा खुशियों वाला बजट है। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। युवाओं की अगर मैं बात करूं तो युवाओं के लिए फ्यूचर वर्क्स 4.0 की जब हम बात करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, 3D प्रिंटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इनके लिए स्किलिंग देने का काम भी लाखों लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत किया जाएगा और 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम भी किया जाएगा। इसके लिए भी करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश के अलग अलग कोनों में खोले जाएंगे ताकि प्रशिक्षण भारत के युवाओं को दिया जा सके। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोले जाएंगे ताकि भविष्य के जो रोजगार है उसको लेकर भी आज के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके, उनको अवसर दिए जा सके। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज रांची में प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित परिचर्चा बजट पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार का बजट 25 वर्ष की दूरदर्शिता के तहत समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर लाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि झारखंड के आदिवासी हित को देखते हुए इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ट्राइबल्स में भी जो ज्यादा कमजोरी की स्थिति में है, उनकी जब आइडेंटिफिकेशन की गई है तो उसमें भी लगभग 750 के संख्या है, जिसमें से 75 झारखंड के साथ संबंध रखते हैं और लगभग 15,000 करोड़ रुपया उनके लिए जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, मकान, पानी, शिक्षा की, उसके लिए निर्धारित। इसी प्रकार सिकल सेल एनीमिया, इसी प्रकार ज्वाइंट रिसर्च वेंचर, कभी सोचा नहीं था कि मेडिकल रिसर्च में इंडस्ट्री को जोड़ करके, प्राइवेट पार्टिसिपेंट को जोड़ करके प्राइवेट पीपीपी मॉडल जो हम बिजनेस में कहते हैं उसको शोध में मिला जाए। इस प्रकार से देखो, इसमें आयाम है, आप सबने पढ़े होंगे, लेकिन कुल मिला। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अब तक कई प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। आजसू पार्टी प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने आज एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, विधायक सीपी सिंह, जेपी पटेल, समरीलाल, किशन दास और लंबोदर महतो भी उपस्थित थे। उपचुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्याशी 7 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 8 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 10 फरवरी तक पर्चा वापस लिया जा सकेगा। उपचुनाव के सिलसिले में 27 फरवरी को मतदान, जबकि 2 मार्च को मतगणना होगी। संयुक्त उम्मीदवार के रूप में श्रीमती सुनीता चौधरी जी ने आज नामांकन भरा है और हम भी मां से यही कामना करते हैं कि रामगढ़ के विकास के लिए, रामगढ़ की जनता के विकास के लिए हम लोग विजय हम लोग होंगे। आजसू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में
स्मिता चौधरी नामांकन किया है। और आप देख रहे होंगे कि आज के नामांकन में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आजसू, सबों में उत्साह है। इधर कांग्रेस ने पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो को रामगढ़ उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। रांची में आज इस बात की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दी। तारीख को नॉमिनेशन हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें हमारे सभी जो संगठन के नेता है, उनका नेता भी हमारे साथ रहेंगे। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने जमानत की अवधि पूरी होने के बाद आज ईडी कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 4 जनवरी को पूजा सिंघल 8 माह बाद जेल से बाहर आई थी। बेटी के इलाज के लिए उन्हें 1 माह के लिए सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी। चाईबासा में हुए आईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल सीआरपीएफ जवान राकेश पाठक को एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया है। रांची के एक निजी अस्पताल से ग्रीन कॉरिडोर एयरपोर्ट लाया गया, जहां से उन्हें दिल्ली भेजा गया। गौरतलब है कि 2 फरवरी को चाईबासा के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र के हाथीपुरू जंगल में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए थे। घायल हुए सभी जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया था। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने सीएसएफ एफपीओ नाबार्ड की समीक्षात्मक बैठक कर किसानों को जोड़ने और उनके उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रिम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग और झारखंड नेफ्रोलॉजी फोरम के संयुक्त तत्वाधान में कल रांची रिम्स के एकेडमिक ब्लॉक में नेफ्रोलॉजी अपडेट 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी की बीमारियों के इलाज में आने वाली चुनौतियों और आगे बढ़ने के तरीकों पर विचार विमर्श करेंगे। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरों ने 3 लाख से ज्यादा के मोबाइल सहित अन्य सामान की चोरी कर ली। दुकान मालिक के अनुसार घटना को करीब 2 से 2:30 बजे रात में अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गोड्डा न्यू पुलिस लाइन परिसर में सहायक पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस अवर निरीक्षक के लिए आवृत्ति प्रशिक्षण के उपरांत आयोजित पारण परेड में 39 प्रशिक्षु सम्मिलित हुए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। खूंटी के साइको थाना अंतर्गत ग्राम रूताडीह में एक अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर लगभग 1000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हजारीबाग के 2 प्रतिभागियों ने रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त कर राज्य और जिले का मान बढ़ाया है। इसके अलावा झुमरी तिलैया में जिला स्तरीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 6 महिला प्रतिभागियों ने पदक जीते। जिले की उपायुक्त ने इन पदक वीरों को सम्मानित किया। रांची के सेक्टर 3 सरना सरहुल पूजा स्थल से 17वां रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा महोत्सव बिहार के तैमूर के लिए रवाना हुआ। झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के पदाधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने सबों को फूलमाला पहनाकर रवाना किया। गोड्डा उपायुक्त ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत गव्य पशुपालन एवं कल्याण प्रक्षेत्र के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। समीक्षा के क्रम में सभी विभागीय पदाधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप अविलंब वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आज गढ़वा सदर अस्पताल के सभागार में जागरूकता विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन सहित अन्य विशेषज्ञों ने कैंसर बचाव और इसकी रोकथाम के लिए उपाय सुझाए तथा जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। केवल कैंसर नहीं, हम जागरूकता करना चाहते हैं कि सारी बीमारियों से हम खुद को और समाज को कैसे बचाएं, और इसके लिए मुख्य हथियार हमारे पास है। समाज के सहयोग से सामाजिक जागरूकता कराते हुए ही हम इसके टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगामी 17, 18 और 19 फरवरी को रांची में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होने वाला है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। रांची सांसद संजय सेठ ने बताया कि विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। खेल महोत्सव के माध्यम से खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच भी मिलेगा। ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी जिनमें प्रतिभा है किंतु वो
उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। उनके लिए एक सुनहरा मौका, क्योंकि यह पूरा खेल आयोजन झारखंड ओलंपिक संघ के द्वारा आयोजित है। राज्य में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान जहां सामान्य से अधिक चल रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि चाईबासा में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 3 दिनों तक इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। चार फरवरी साल 1922 को चौरी चौरा कांड की घटना हुई। यह घटना स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई। इस घटना में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा दरअसल 2 अलग अलग गांवों के नाम थे। रेलवे के एक ट्रैफिक मैनेजर ने इन गांवों का नाम एक साथ किया था। बाद में भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेन भी चौरी चौरा के शहीदों के नाम से चलवाई। इन ट्रेनों के नाम हैं शहीद एक्सप्रेस और चौरी चौरा एक्सप्रेस। 4 फरवरी साल 1974 को सत्येंद्र नाथ बोस का निधन हुआ। बोस एक महान भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र में 2 प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसोन और फर्मियोन। इनमें से बोसोन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही है। जर्मनी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बोस ने इन सभी खोजों का अध्ययन किया। परिणाम स्वरूप बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की खोज की। गणित और भौतिकी में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 1954 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। रामगढ़ में मोती की खेती के माध्यम से कई प्रगतिशील किसान आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यहां पर्ल कल्चर फार्मिंग काफी फल फूल रहा है। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड स्थित सुदूरवर्ती पाली गांव के किसान घनश्याम महतो पहली बार पर्ल कल्चर फार्मिंग कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये इसके जरिए 3 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। कीजिए और इसमें लाभ अच्छा है, 2 गुना 3 गुना लाभ है, से अधिक लाभ है। उसके खेती इनसे प्रेरित होकर हमने मोती की खेती कर रहे हैं, जो पीछे देख सकते हैं। हम इसका पूरा जैसे हम लोग को दिशा निर्देश मिला है वैसे हम इसका किए हुए हैं। घनश्याम महतो की सफलता से प्रेरित होकर कई और किसान पर्ल कल्चर फार्मिंग करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। देखे कि इसमें मोदी जी का जो कहना है कि किसान का आय 2 गुना 3 गुना हो, तो इसमें जितना लागत है उसके हिसाब से 3 गुना 4 गुना अब अगर फायदा होगा तो हम इसमें जी जान से कहने लगे। रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर दुष्यंत राघव बताते हैं कि सीप की खेती बहुत फायदेमंद है, खासकर युवाओं के बीच आय का बेहतरीन स्रोत साबित हो सकती है। आय बढ़ाने के लिए सब्जियों की खेती, बागवानी के अलावा सीप की खेती भी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। और इस सीप की खेती से किसान भाई अपने खेतों में अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। सीप की खेती करवाने वाले जन सहयोगी चैरिटेबल ट्रस्ट के झारखंड प्रभारी रोहित राणा बताते हैं कि पिछले 3-4 सालों से लगातार इस खेती के सकारात्मक रिजल्ट सामने आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय की वृद्धि कैसे बढ़े, 2 गुना 3 गुना हो, उसके तहत हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए और जो जेन्युइन हो, जो सही हो, उस रास्ते पे हमने ये चूज किया। और ये मोती की खेती को लेकर के हमने इनको प्रेरित किया और हमने शुरुआत किया है झारखंड में, और अच्छी तरह से अभी चल भी रही, कई जिलों में चल रहा है। और पर्ल कल्चर फार्मिंग करके किसान न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को गति भी दे रहे हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। आकांक्षी जिला रांची में युवाओं के कौशल विकास पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।
दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्रों के जरिए युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। धनबाद के रहने वाले विकास कुमार रांची की दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र में इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि जब वे प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे तो उनके लिए नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार का भी दरवाजा खुल जाएगा। गिरी जी की पूछा कहती हैं कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वो अपने परिवार की आर्थिक मदद कर पाएंगी, जिससे परिवार को उन पर गर्व होगा। हमको गर्व है कि सर हम सीएमसी में इतना अच्छा ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। कहीं न कहीं सर मुझे और भी टेक्निकल करने की जगह से मेरे पास उतना इनकम नहीं था सर, लेकिन हम बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे सर। और प्लेसमेंट पे जाने के बाद सर वहाँ अच्छे पैसा अर्निंग करेंगे सर। 12,000 अगर सैलरी मिलता है, 12 साढ़े 12 जो भी मिलता है, अगर ओटी करते हैं तो उसमें ओटी का पैसा उसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारा सैलरी यहाँ मतलब अच्छा ही मिलेगा और उससे हम अपना फैमिली वाला का हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। इस कौशल विकास केंद्र में सोलर पैनल स्थापित करने का प्रशिक्षण दे रही शक्ति प्रसाद बताती हैं कि 3 महीने के दौरान युवाओं को सौर ऊर्जा तकनीक की पूरी जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण पा रहे पलामू जिले के रोहित कहते हैं कि अब उनके लिए जहां सोलर पावर प्लांट में नौकरी का रास्ता साफ हो गया है, वहीं घर लौटकर सौर ऊर्जा की नई तकनीक से वे अपने इलाके को भी रोशन कर सकते हैं। डोमेस्टिक लेवल पे, अपने गांव स्तर पे, शहर स्तर पे हम एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हम सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं, मेंटेनेंस रिपेयर का काम भी हम उस स्तर पे कर सकते हैं। कौशल विकास केंद्र के संचालक किशोर सिंह बताते हैं कि यहाँ युवाओं के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ उनके भोजन और प्रवास की भी निःशुल्क व्यवस्था है। वे बताते हैं कि कम पढ़े लिखे युवा भी यहाँ प्रशिक्षण पाकर एक बेहतर मुकाम पा चुके हैं। ये 3 महीना का रेसिडेंशियल कोर्स है, जहाँ पे बच्चों लोगों को रहना खाना सभी चीज मुफ्त है। पूरी योजनाएं, पूरा एडमिशन से लेके उनके घर से आने से लेके यहाँ तक और फिर प्लेसमेंट तक सब कुछ फ्री है। दरअसल केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर उद्योगों के लिए आवश्यक मानव संसाधन तैयार करना है। राज्य सरकारों के सहयोग से अब प्रखंड स्तर पर ही युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो सके। रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। सिमडेगा में आयोजित गांधी मेले में राज्य के परंपरागत वाद्य यंत्र, मांदर, नगाड़ा और ढाक बनाने वाले कारीगरों को आय का अच्छा अवसर मिला है। मेले में रोजाना 25 से 30 वाद्य यंत्रों की बिक्री हो रही है, जिससे अरसे बाद इन कारीगरों की अच्छी आय हो रही है। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों के बाद यहां मेले का आयोजन किया गया है। सिमडेगा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले गांधी मेले में स्थानीय और उड़ीसा से आए कारीगर वाद्य यंत्रों की बिक्री कर रहे हैं। मेले में आने वाले लोग अपने पुराने वाद्य यंत्रों की मरम्मती भी करा रहे हैं। अभी तो मेला है, उम्मीद है कि लगता है कि बिकेगा, बिका जाएगा तो ठीक है। हमें मांदर है कारोबार करीला का, हमें निजे बनेला और बिजनेस करीला। हमें रहे धंधा है कि हमें गरीब आदमी की हमारे कोनो उन्नति ना है, बिजनेस करके हमें दिया। इंची नगड़ा को हम लोग 10,000 में देते हैं, 20 इंची को 9,000 में देते हैं, 28 इंची को 8,000 में देते हैं। सबसे छोटा को। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देवघर जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र का किया शिलान्यास। विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रांची में बजट पर चर्चा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इस बार के बजट की विशेषताएं बताई। अमृतकाल के बजट को बताया सर्वकल्याणकारी। रामगढ़ उपचुनाव के सिलसिले में आजसू पार्टी की एनडीए समर्थित उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने नामांकन भरा। कांग्रेस ने बजरंग महतो को बनाया उम्मीदवार। और निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने जमानत अवधि पूरी होने के बाद किया सरेंडर, भेजी गई जेल। बेटी के इलाज के लिए 4 जनवरी को मिली थी 1 माह की अंतरिम जमानत।